ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड टेंस। क्या पढ़ेंगे? टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में विशेष करके आज जो हमारा क्लास होने वाला है वो होगा स्ट्रक्चर पर। टेंस के स्ट्रक्चर पर हमारा क्लास होगा, और स्ट्रक्चर को जिस तरीका से हम बताए होंगे, स्ट्रक्चर तो आप लोग जानबे करते हैं, बहुत पढ़े हैं, लेकिन स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए जिस टेक्निक के साथ हम यहाँ पर स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे और ना कहीं मिलेगा। इस तरह से उस स्ट्रक्चर केवल दो जगह पे मिल सकता है। एक, या तो हम पढ़ाएंगे वही मिलेगा, या मेरा पढ़ाया हुआ कोई लोग जाकर पढ़ा दे तो मिलेगा। क्योंकि पढ़ाने का ये जो तरीका, स्ट्रक्चर तो वही है, टेंस का स्ट्रक्चर थोड़ी ना बदल देंगे हम, वही है, लेकिन पढ़ाने का जो ये तरीका है, ये टेक्निक है स्ट्रक्चर तैयार करने का, वो टेक्निक मेरा तैयार किया हुआ है। इसीलिए ये टेक्निक आपको दूसरा कोई नहीं बता सकता है, या तो हम ही बताएंगे या हमसे कोई पढ़ के स्टूडेंट गया तो वो बता सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग टेंस के सारे स्ट्रक्चर को हम लोग एकदम समझिए कि याद कर लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे पूरी तरह। ठीक है, लेकिन एकदम पूरा कंसंट्रेट होकर के सब आदमी को समझना है। अच्छा, स्ट्रक्चर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग टेंस पर डिस्कस करें। ठीक है, ये पूरी तरह से टेंस के स्पेशल रूल पर क्लास नहीं होना है, इसीलिए ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ज्यादा डिस्कशन स्ट्रक्चर पर ही होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेंस के बारे में समझ लेते हैं। इसमें जो आपको एक शब्द दिख रहा है टाइम, क्या दिख रहा है? टाइम। टाइम का मीनिंग होता, टाइम जो है ना, देखो टाइम और टेंस एक ही चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है। अगर एक ही चीज होता तो लिखते टाइम या टेंस, अलग अलग चीज है, इसीलिए लिखे हैं टाइम एंड टेंस। ये एंड के लिए सिंबल है, इसीलिए लिखे टाइम एंड टेंस। तो ये जो टाइम है ना, टाइम हमको बताता है कि कहां उसका एक्शन कब होने वाला है। टाइम इंडिकेट्स टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन। इसका मतलब होता है कि टाइम दर्शाता है कि कार्य का समय क्या है। टाइम दर्शाता है कि कार्य का समय क्या है, जबकि टेंस जो है ना, ये जो इंडिकेट करेगा, सेम चीज है इसीलिए हम डॉट कर दिए। टाइम टेंस जो है ये इंडिकेट करेगा डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। मतलब टेंस जो है ना, ये बताता है कि वो काम पूरा कितना हुआ है। टाइम बताता है कि वो कार्य हुआ कब, और टेंस बताता है कि वो कार्य हुआ कितना। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि टाइम जो होता है ना, ये तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये टेंस नहीं है। लोग समझ लेते हैं कि टेंस के 3 प्रकार है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर इसके 4 प्रकार, इसके 4 प्रकार, इसके 4 प्रकार। ऐसा नहीं है, बल्कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो है ये टाइम को इंडिकेट करता है। और टेंस के लिए होता है सिंपल, सिंपल टेंस। इसी को पहले जो है जैसे जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, तो पहले इसको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोला जाता था। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 है टेंस, और ये 3 है टाइम, ये 3 है टाइम, और ये 4 है टेंस। ठीक है, हर टाइम में, यानी प्रेजेंट टाइम में वो काम कितना पूरा हुआ, प्रेजेंट टाइम में वो काम कितना पूरा हुआ, प्रेजेंट टाइम में वो काम कितना पूरा हुआ, प्रेजेंट टाइम में वो काम कितना पूरा हुआ। ये डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस है। तो काम कितना कितना कंप्लीट हुआ है, उस बेसिस पर अगर हम इसके साथ ऐड कर देते हैं तो कहते हैं कि प्रेजेंट में हो गए 3 टेंस। उसी प्रकार पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में, उस समय में काम कितना कंप्लीट हुआ, उसके डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस को अगर इस प्रकार से शो कर देते हैं तो ये हो जाता है, यानी कि वह कितना पूरा हुआ पास्ट टाइम में, उसके लिए एक एक टेंस को अगर ले लेते हैं तो वो हो जाता है पास्ट का 4 टेंस। ठीक है, और उसी प्रकार फ्यूचर टाइम के लिए
अगर हम सभी टेंस को इस प्रकार से ले लेते हैं तो ये हो जाता है फ्यूचर के 4 टेंस, और इस प्रकार कुल मिलाकर 12 टेंस हो जाते हैं। वास्तव में टेंस 4 है, टाइम 3 है, और हर टाइम में उस टेंस को जब इंक्लूड कर लें तो इस प्रकार जो है सभी समय में 4-4 टेंस मिला करके कुल मिलाकर के 12 टेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बेसिक थोड़ा सा समझाने का कोशिश किए कि टाइम क्या इंडिकेट करता है, टेंस क्या इंडिकेट करता है, और किस प्रकार से ये टेंस कंप्लीट होता है। इसको हम थोड़ा सा बेसिक स्तर पर समझाने का प्रयास किए। डिटेल हम लोग इस चैप्टर में, इस क्लास में हम लोग इसके बारे में डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्लास स्पेशल हम स्ट्रक्चर पर ले रहे हैं। किस चीज पे ले रहे हैं? स्ट्रक्चर पर ले रहे हैं। ठीक है, इसका जो मटेरियल्स है वो नोट्स आपको अंकित टीचिंग पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा अंकित टीचिंग पॉइंट, अंकित टीचिंग पॉइंट, अंकित टीचिंग पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा तो आपको पूरा जो है आपको स्ट्रक्चर का जो है मटेरियल बना हुआ मिलेगा। वहां से आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास में अगर लिखाएंगे तो क्लास ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए क्लास में लिखाया नहीं जाएगा। एक एक कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, सारी चीजों को पढ़ेंगे समझेंगे, बट लिखना तो नहीं है क्लास में। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि जहां जहां पर वीडियो अपलोड करेंगे, वीडियो डालेंगे, वहां वहां पर हम टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दें, ताकि लोग लिंक क्लिक करते ही वहां पर पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इधर काम करते हैं। अब हम लोग समझते हैं जो हमको समझना था। एक्चुअली क्या समझना था? स्ट्रक्चर को समझना था। इसके लिए देखिए एकदम हम अलग टेक्निक से बताने जा रहे हैं, इसलिए आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं कि टेंस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस जो होता है वर्ब के रूपों का अध्ययन है। टेंस क्या है? वर्ब के रूपों का अध्ययन है। तो असल में टेंस में वर्ब के रूप के बारे में अध्ययन होगा। तो वर्ब के 5 रूप आपको यहां दिख रहे हैं, V1, V2, V3, V4, V5। ये अब जब टेंस वर्ब के रूपों का ही अध्ययन है तो हम उसी बेसिस पर सारे स्ट्रक्चर को न केवल लिखेंगे बल्कि बना बना के देखेंगे उस आधार पर। तो पहली बात तो ये ध्यान में रख लीजिए, वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, पांचवा रूप। वर्ब का पहला रूप जो होता है वो प्रेजेंट में होता है, लेकिन ये प्लूरल के साथ प्रयोग में आता है। वर्ब का पांचवा रूप भी प्रेजेंट में होता है, लेकिन ये सिंगुलर के साथ प्रयोग में आता है। वर्ब का दूसरा रूप पास्ट में होता है। वर्ब का तीसरा रूप परफेक्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, और वर्ब का चौथा रूप कंटिन्यूअस के लिए प्रयोग किया जाता है। जितने सारे वर्ब होते हैं उन सारे वर्ब के ये 5-5 रूप आप पढ़ते हैं, आपको बुक में, नोट्स में, मटेरियल्स में मिल ही जाता है। लेकिन हम जरूरी के लिए ये 3 चीज इंपॉर्टेंट हम यहां पर शो किए हैं। एक जो है ना बी एक अकेला वर्ब है जिसके 8 रूप हैं, बाकी सबके 5 रूप होते हैं। बी में 8 रूप है, जो कि 3 रूप V1 के साथ प्रयोग में आता है, 2 V2 के साथ प्रयोग में आता है, तीसरा जो है ये V3, V4, V5, कुल मिलाकर के 8 है। तो बी का ही दूसरा रूप हो गया वॉज वेयर, उसी का तीसरा रूप बीन हो गया, उसी का चौथा बीइंग हो गया, और पांचवा जो है इज हो गया। हैज, हैव, हैड ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन जान लीजिए कि हैज, हैव, हैड केवल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। ये ऑक्सिलरी वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। एक होता है वर्ब का रूप लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब उसको बोलते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब जरूरत पड़ने पर खुद ही मेन वर्ब का काम करने लग जाए, ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब को लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये सारे ऐसे ही ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो जरूरत पड़ने पर मेन वर्ब का भी काम करने लगता है वाक्य में, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब भी है। तो हैव को जब हम मेन वर्ब के रूप में रखते हैं तो हैव होता है V1 हैव होता है V1, इसी का V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग, और V5 हैज होता है। डू होता है V1, डिड होता है V2, डन होता है V3, डूइंग होता है V4, और डज होता है V5। ये तो आपको बुक में भी मिलेगा, नोट्स में भी मिलेगा। ये सब जनरली बुक में सब में नहीं मिलेगा, हम इसको भी यहाँ लिखे हैं क्योंकि इसकी जरूरत है। अब चलिए कुछ बातें और यहाँ पे हम नोट करते हैं। पहली बात, इंग्लिश के किसी भी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट निश्चित तौर पे होंगे। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट
निश्चित तौर पे होंगे। साथ ही साथ आप यह जान लीजिए, देखिए अब कुछ लोग कहेंगे कि कुछ में तो सब्जेक्ट नहीं होता है, इंपरेटिव सेंटेंस सब में नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है वो तो एक सामान्य बात, वो मतलब एक स्पेशल केस हो गया। लेकिन जनरली क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब वर्ब तो सब में होता है, बिना वर्ब का तो कोई सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट यह होता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। सब्जेक्ट अगर प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा। ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट जनरली सिंगुलर होता है, एस या ईएस लगाकर हम उसको प्लुरल बनाते हैं, जबकि वर्ब अपने आप में वो जो वर्ब है प्लुरल होता है, एस या ईएस लगा के सिंगुलर होते हैं। ये मामला केवल उल्टा है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ बातें नोट कीजिए, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये तीनों प्रेजेंट के लिए, ये दोनों पास्ट के लिए प्रयोग आता है। लेकिन ध्यान रहे कि सब्जेक्ट के बाद जब भी इसका प्रयोग आएगा तो या तो नाउन आएगा या फिर वर्ब का चौथा रूप आएगा। साथ ही साथ आप यह ध्यान रखिए कि हैज, हैव और हैड, इसमें जो है आपको हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लुरल के लिए और हैड जो है वो पास्ट में सिंगुलर प्लुरल सब के लिए होता है। ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद जब भी ये आएंगे तो या तो नाउन आएंगे या फिर वर्ब के तीसरे रूप आएंगे। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रख लेना है कि सेल या विल का प्रयोग, इन सब बात को आप ध्यान रखेंगे। देखिए स्ट्रक्चर बना बना के देखेंगे हम लोग। सेल या विल का प्रयोग फ्यूचर के लिए होता है और सब्जेक्ट के बाद जैसे ही सेल या विल का प्रयोग होता है तो निश्चित तौर पर इसके बाद वर्ब का पहला रूप ही आना चाहिए। समझ रहे हैं? और देखिए, और एक बात जान लीजिए, निगेटिव सेंटेंस जब भी लिखेंगे तो निश्चित तौर पर ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद नोट लगेगा, नो या नोट लगेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी लिखते हैं, ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब शुरुआत में आ जाता है, तब सब्जेक्ट आता है। अगर नोट है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। फिर इस तरह से वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव है तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। इंट्रोगेटिव में ये हुआ एक यस नो वाला, कहने का मतलब कि जिस प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या न में मिल जाए। एक होता है जिसका उत्तर हाँ या न में नहीं मिलता है, उसके लिए कुछ और शब्द कहना पड़ता है, तो वो WH है। तो सेम इसी स्ट्रक्चर में शुरुआत में WH वर्ड जुट जाता है। इतना सा ये बेसिक चीज है जिसको हम आप लोगों को एक चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वो चैप्टर भी मेरे द्वारा डिजाइन किया गया है, उस चैप्टर में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। बस इसी बेसिक बात को ध्यान में रखिएगा। एक भी स्ट्रक्चर टेंस का याद नहीं करना पड़ेगा, सारा स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर धड़ाधड़ बनाएंगे। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। अब एकदम गौर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब हम स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। शॉर्ट में SPT लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए, अब देखिए एक एक बात को, बेसिक बात जो बताया उसको ध्यान रखिए। मैंने आपको क्या कहा कि इंग्लिश के किसी भी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें भी होंगे। ये इंग्लिश से बाहर तो है नहीं, अगर सब में होते हैं तो इसमें भी होंगे। सवाल है प्रेजेंट का, तो देखते हैं प्रेजेंट में क्या आता है। V1 आता है और V5 आता है। इसका मतलब हुआ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एकदम केवल लिख के रटना नहीं, हम बना बना के दिखा रहे हैं। अगर इसी का निगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, अगर इसी का निगेटिव आ जाए, तो निगेटिव में मैंने आपसे क्या कहा, निगेटिव में मैंने कहा कि ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद नोट लगेगा, लेकिन इसमें तो ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, तब क्या करेंगे। तो देखिए, जब ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो हमको अपने मन से एक ऑक्सिलरी वर्ब देना पड़ेगा। लेकिन जब अपने मन से देंगे तो क्या कुछ दे देंगे? नहीं, अपने मन से देंगे तो ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे जिससे उसके अर्थ में कोई प्रभाव ना पड़े।
तो ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब है डू वाला ग्रुप, क्योंकि डू माने करना होता है, और डू माने करना होता है, तो कोई भी कार्य है, कोई भी वर्ब है तो उसको करना है, इससे कोई फर्क उस पर अर्थ में नहीं पड़ता है। तो हम तुरंत क्या करते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। V1 या V5 के जगह V1 में डू और V5 में डज है, तो हम डू या डज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जस्ट बाद नोट लगेगा, और उसके बाद वर्ब का मूल रूप जो है वो लगेगा। क्यों लगता है मूल रूप, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट को शो करने के लिए V1 या V5 तो यही हो गया, इसीलिए यहां V1 या V5 करने की जरूरत नहीं है, वहां केवल मूल रूप लगता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर इसका इंट्रोगेटिव करना हो, वो भी यस नो वाला इंट्रोगेटिव करना हो, यस नो वाला इंट्रोगेटिव करना हो, तो क्या करेंगे हम लोग, सीधे तौर पर क्या करेंगे, इस ऑक्सिलरी वर्ब को उठाकर शुरू में ले आएंगे, अब बाकी स्ट्रक्चर उसी प्रकार रहने देंगे। डू या डज को शुरू में ले आए, बाकी उसी प्रकार रहने देंगे, सब्जेक्ट होगा। जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो नोट देना, नहीं होगा तो नहीं देना, इसीलिए इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं। उसके बाद वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट, चूंकि ये इंट्रोगेटिव है इसीलिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। इसी तरह अगर WH वाला इंट्रोगेटिव आया तो सेम स्ट्रक्चर होगा, एकदम सेम स्ट्रक्चर होगा, शुरू में केवल WH वर्ड लगा देंगे, और बाकी ये वाला स्ट्रक्चर सेम टू सेम यहां पर डाल देंगे, कट कर दो, ठीक है, यहां पर हम लोग डाल देंगे। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार हम लोगों ने बना करके देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। समझ रहे हैं ना, एकदम समझना है, लिखा हुआ तो मिल ही जाएगा। अच्छा, इसी में हम एक ही साथ यहां पर हम क्या करते हैं, हम यहां पर सिंपल पास्ट भी कर लेते हैं। तो पास्ट का स्ट्रक्चर इसी प्रकार होता है, केवल पास्ट के लिए वर्ब का दूसरा रूप। तो पास्ट करना होगा सिंपल पास्ट, तो V1 या V5 को हटा दीजिए और इसके जगह पे V2 लगा दीजिए, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहां पर भी डू या डज को हटा दीजिए, वर्ब के दूसरे रूप में डिड है तो डिड लगा दीजिए, पास्ट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सभी ऐसे जगह पर डिड लगा दीजिए, पास्ट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से आप लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर समझा। अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक साथ समझेंगे, ठीक है। अब उसको हम लोग एक साथ समझेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फिर उसी में हम लोग कर लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए मैंने क्या कहा कि इंग्लिश के किसी भी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, तो किसी में होते हैं तो इसमें भी होंगे। लेकिन कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है, वर्ब का चौथा रूप आता है। एक बात हम लोगों ने यहां भी पढ़ा कि वर्ब के चौथा रूप के पहले इज एम आर वाज वेयर आता है, तो इज एम आर प्रेजेंट में होता है, इसीलिए यहां पर प्रेजेंट में इज या एम या आर का प्रयोग होगा, और ये तैयार हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। समझ में आ रही है बात? इज लगेगा सिंगुलर के साथ, आर लगेगा प्लूरल के साथ, और आई के साथ स्पेशल एम का प्रयोग किया जाता है। ये तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हो गया। अगर हमको इसमें निगेटिव करना हो, बस उसी बात को याद रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद नोट लगेगा। ऑक्सिलरी वर्ब ये है, इसके जस्ट बाद नोट लगेगा, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस नोट प्लस वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं करना था, इतनी सी बात को ध्यान में रखिए। टेंस में कुल 72 स्ट्रक्चर होते हैं। कितने स्ट्रक्चर होते हैं? क्योंकि हर एक में 6 होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव का निगेटिव, फिर WH इंट्रोगेटिव और फिर WH इंट्रोगेटिव का निगेटिव, 6 हो गया। और कुल 12 टेंस, 12 छाके 72 स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन 72 स्ट्रक्चर नहीं रखना है, केवल इतनी बातों को दिमाग में रखना है और एक एक बना करके, इस तरह से तुमको कहीं पर भी बना के नहीं मिलेगा। ये केवल मेरे द्वारा पढ़ाया जा सकता है या मेरे द्वारा पढ़ाया गया किसी स्टूडेंट, क्योंकि इसको हम बनाए हैं। किसी बुक में इस तरह का स्ट्रक्चर तुम नहीं दिखा सकते हो, इस तरह से बताया हुआ नहीं दिखा सकते हो। इसको हम खुद से तैयार किए पढ़ाने के टेक्निक को, और इसीलिए ये टेक्निक जब हम तैयार किए दूसरे जगह से मिले।
ठीक है। अब देखिए, इसी को जब हम इंट्रोगेटिव में ले जाते हैं तो कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। यस नो इंट्रोगेटिव है, इसी ऑक्सिलरी वर्ब को शुरू में उठा के ले आइए, इज, एम, आर, बस सब्जेक्ट, नहीं निगेटिव होगा तो नोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। कुछ भी नया करना पड़ा, कुछ भी नहीं नया करना पड़ा। जो बात हम यहां पर कर रखे हैं बस इतना में ही सारा गेम है, इतना में ही सारा गेम करते जा रहे हैं। अगर यह यस नो इंट्रोगेटिव के जगह WH इंट्रोगेटिव होगा तो सेम स्ट्रक्चर उतारिए, शुरू में केवल WH वर्ड जोड़ दीजिए। WH वर्ड मैंने समझते हैं आप लोग? WH वर्ड का मतलब वह वर्ड जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। तो जो भी रहेगा उस हिसाब से यहां पर प्रयोग कर देंगे। इस तरह से आपने समझा कि कैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। अगर इसी के जगह पास्ट कंटिन्यूअस, इसको मान लीजिए अगर पास्ट कंटिन्यूअस करें, कुछ नया नहीं करना है, केवल इसी में, इसी के जगह वाज या वेयर का प्रयोग करना है। वर्ब के दूसरे रूप में वाज वेयर पास्ट में है, केवल इसी के जगह वाज या वेयर के प्रयोग करना है, इसके जगह वाज या वेयर का प्रयोग करना है। बस सेम टू सेम बन गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। इतना जल्दी आप कितने स्ट्रक्चर पढ़ लिए? 24 स्ट्रक्चर पढ़ लिए। 24, 6 सिंपल प्रेजेंट टेंस, 6 सिंपल पास्ट टेंस, 6 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और 6 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कितने हो गए? 24, 24 स्ट्रक्चर आपने इतना जल्दी पढ़ा। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर की तरफ। कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, इतने से सारा गेम कर देंगे, इतने में सारा गेम आउट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग लेने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने क्या कह रखा है? इंग्लिश के किसी भी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब होंगे तो होंगे, तो इसमें भी होंगे। लेकिन परफेक्ट के लिए क्या? परफेक्ट के लिए क्या? वर्ब का तीसरा रूप। और वर्ब का तीसरा रूप जब भी आएगा तो उसके पहले क्या? वर्ब के तीसरा रूप के पहले क्या? हैज, हैव, हैड। इसमें भी हैज, हैव प्रेजेंट के लिए और हैड पास्ट के लिए। तो अभी चूंकि प्रेजेंट कर रहे हैं तो हैज या हैव करेंगे, कोई दिक्कत? पॉजिटिव के लिए फिर निगेटिव करेंगे। कुछ भी नया नहीं करना है, वही बात दोहराना है कि ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद नोट लगा दीजिए। ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद नोट, ऑक्सिलरी वर्ब यही है, हैज या हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमको इंट्रोगेटिव करना है, यस नो इंट्रोगेटिव, कुछ नया नहीं करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब को शुरू में लेके चलाएंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट। निगेटिव होगा तो नोट देना, नहीं होगा तो नहीं देना, इसीलिए ब्रैकेट में डाल देते हैं। वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर यही WH वर्ड वाला होगा, WH इंट्रोगेटिव, अभी हम समझा दिए थे WH इंट्रोगेटिव क्या होता है। सेम स्ट्रक्चर उतारना है, बस शुरुआत में क्या करना है? WH वर्ड लगाना है, अब बाकी सेम स्ट्रक्चर उतार देना है। समझ में आ रहा है जी? किसी तरह की परेशानी? तुरंत हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर न केवल लिखा रटने के लिए बल्कि बना बना के देखा। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट करना हो, कुछ भी नया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? हैज हैव के जगह, हैज हैव के जगह हैड लग जाएगा, हैज हैव के जगह हैड लग जाएगा, हैज हैव की जगह हैड लग जाएगा, हैज हैव की जगह हैड लग जाएगा। इतना ही काम होगा, स्ट्रक्चर रेडी। समझ में आ रहा है? एकदम कितना क्विकली। इसी स्ट्रक्चर को लोग 15-15 दिन तक पढ़ाते हैं, अब 15 मिनट में अभी खत्म होगा। 15 दिन नहीं, 15 मिनट में तुरंत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी समझ में आ गया। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लें तो मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब में होते हैं, पूरे इंग्लिश में होते हैं। तो ये इंग्लिश में है, बाहर तो है नहीं, तो इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। लेकिन मामला एक तो है कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस के लिए V4, एगो है परफेक्ट, हैज हैव लगाना पड़ेगा। मामला यहां उलझ रहा है। हैज हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप चाहिए, कंटिन्यूअस को चौथा रूप चाहिए। मामला झगड़ा वाला हो गया। तो इसमें पंचेती करोगे, क्या करोगे? इसमें हम लोग वर्ब का तीसरा रूप
वही बात करेंगे कि अपने मन से ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे जिससे उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। तो इसमें लगा डालेंगे बीन। क्या लगा डालेंगे? तो क्या हुआ? हैज हैव को V3 मिल गया, बीन तो V3 है, मिल गया। कंटिन्यूअस को V4 मिल गया, परफेक्ट को भी हैज हैव के बाद V3 मिल गया। सब खुश, सब संतुष्ट, बन गया स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर इसमें भी निगेटिव करोगे तो क्या करना है? कुछ नया नहीं करना है। ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद नोट लगाना है, बाकी कुछ सेमे उतारना है। इंटरोगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नया नहीं करना है, हैज हैव को उठा के शुरू में ले आना है, ठीक है। अब बाकी सेम उतारना है, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। निगेटिव होगा तो इसी बीच में नोट घुसाएंगे, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब जो है, सॉरी नोट जो है पहले ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगता है तो पहला ऑक्सिलरी वर्ब हैज हैव ना है, तो निगेटिव में इसी के बाद ना नोट लगाए तो नोट यहीं रह जाएगा, यहां से केवल हैज हैव शुरू में उठ के चला गया। समझ में आ रहा है बात? उसी प्रकार अगर WH इंट्रोगेटिव होगा तो क्या करेंगे? सेम स्ट्रक्चर होगा, बस शुरुआत में क्या करेंगे? WH वर्ड लगाएंगे, यही स्ट्रक्चर उतार देंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो इस प्रकार हम लोग को बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। अगर हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर करना हो तब क्या करेंगे? इसी स्ट्रक्चर में हैज हैव के जगह हेड लगा देंगे, हेड लगा देंगे, काम खत्म। कुछ भी नया रहा, अलग से रखना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो याद है सर, वो भूल गए। ये कैसे होगा कि याद है वो भूल गए? सब तो उसी सिस्टम पे जा रहा है। लोग सिस्टम नहीं समझते हैं। जैसे हम लोग मैथ और साइंस को टेक्निकली डील करते हैं, उस प्रकार लोग अंग्रेजी को सोचते ही नहीं है डील करना, समझते हैं कि रटना ही पड़ेगा। और यही वजह है कि हर एक चीज को उस प्रकार रखना पड़ता है। नहीं तो अगर आप उसको समझेंगे एकदम, इसको क्या मैथ साइंस की तरह टेक्निकली डील कर रहे हैं, कहीं रटने उठने का जरूरत नहीं। इस प्रकार तुरंत आपने 8 टेंस पढ़ा, प्रेजेंट का चारों और पास्ट का चारों। अब हम लोग फ्यूचर करेंगे। क्या करेंगे? बिल्कुल आसानी से हम लोग फ्यूचर भी कर लेंगे। फ्यूचर के लिए हम अलग ही थोड़ा यहां पर इंडिकेट कर रखे हैं कि ये फ्यूचर के लिए कर रखे हैं। अब जरा देखो, मैं शुरू करता हूं सिंपल फ्यूचर टेंस। मैंने क्या कहा था? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब में होते हैं तो इसमें भी होंगे। लेकिन फ्यूचर के लिए मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि फ्यूचर के लिए सेल या विल लगेगा। और साथ में एगो बात और बताए थे कि सेल विल अपने बाद V1 लेगा। बन तो गया सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर। अगर हमको इसी का निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो मैंने क्या कहा है निगेटिव के लिए? कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जस्ट नोट, सब्जेक्ट के बाद सेल या विल प्लस नोट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी का इंट्रोगेटिव यस नो वाला करना हो, क्या करेंगे? केवल ऑक्सिलरी वर्ब उठ के शुरू में आएगा, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट होगा तो देना, नहीं होगा तो नहीं देना, वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसी प्रकार WH इंट्रोगेटिव आएगा तो WH इंट्रोगेटिव के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि यह स्ट्रक्चर सेम ही होता है, केवल इसके शुरुआत में WH वर्ड जुट जाता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम ही उतरता है। ठीक है, सेम ही रहता है। तो इस प्रकार आपने सिंपल फ्यूचर टेंस का सारा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। इतना फास्टली धराधर स्ट्रक्चर खत्म हो रहा है, इसको 15 दिन में लोग पढ़ाते हैं, इसको 15 दिन में पढ़ाते हैं इसी स्ट्रक्चर को। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए मैंने क्या कहा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब में होता है तो इसमें भी होगा। फ्यूचर के लिए मैं बता रखा हूं कि सेल या विल होता है, यहां पर मैंने बता दिया है, और सेल विल होता है। अब यहां थोड़ा सा मामला फंसेगा। क्या फंसेगा? सेल विल को अपने बाद V1 चाहिए, जबकि कंटिन्यूअस को अपने बाद V4 चाहिए। मामला फंसेगा। मामला को सुलझाने के लिए ये आएगा, B आएगा, और B क्या करेगा? इसको भी खुश कर दिया, इसके बाद V1 मिला
कंटिन्यूअस भी खुश, उसको बिफोर मिला, फ्यूचर भी खुश, उसको सेल विल मिला, और सब खुश तबे न पंचायती। पंचायती का क्या मतलब? चार आदमी के बीच विवाद है तो चारों खुश होना चाहिए। एगो को खुश कर दो, दूसरा ना खुश, तो पंचायती में फैसले नहीं होगा, लोग केस करने चल जाएगा। पंचायती का फैसला का मतलब सभी संतुष्ट होना चाहिए। सब संतुष्ट है ना रे। और निगेटिव जब करेंगे तो जस्ट इसके बाद नोट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद सेल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसी में अगर इंट्रोगेटिव करेंगे यस नो वाला तो सेल विल खाली शुरू में उठाएंगे, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव होगा तो नोट देना, नहीं तो नहीं देना, प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अरे जी इतना तेजी तेजी में हो रहा है कि हमको लगता है कि लोग सिंपल वीडियो भी देखेगा तो उसको लगेगा कि कहीं वीडियो बढ़ा के तो नहीं कर दिया, स्पीड नहीं बढ़ा देता है, तो सिंपलो वीडियो में लोग के लगेगा स्पीड बढ़ल है, इतना फास्टली तुम लोग कर रहे हो। देखो अगर इसी में WH इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो हम क्या बता रखे हैं, शुरू में WH वर्ड आएगा और बाकी स्ट्रक्चर सेम में उतर जाएगा। नहीं हो गया जी? इस प्रकार हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को भी क्लियर कर लिया। अब दुइये गो टेंस बचल है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने क्या कहा था? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब में होते हैं तो इसमें भी होंगे। फ्यूचर के लिए क्या चाहिए? सेल या विल चाहिए। परफेक्ट के लिए क्या चाहिए? V3 चाहिए। अब मामला गड़बड़ है, ये कहेगा कि हमको चाहिए V1, ये कहेगा कि हम तो V3 से पहले हैज हैव में से लेंगे, V3 से पहले हैज हैव हेड में से कुछ लेंगे, ये कहेगा हम V1 लेंगे। तो हैज हैव हेड में से, ये तो कहेगा हैज हैव हेड में से कौन ले लेंगे, ये कहेगा V1 लेंगे। तो तुम खोजो कि हैज हैव हेड में से V1 कौन है, हैज हैव हेड में से V1 कौन है? हैव है, इसीलिए हैव लेंगे। ये बोल रहा है कि हम तीनों में से कौन ले लेंगे, लेकिन ये बोल रहा है कि हमको V1 चाहिए, तो तीनों में से खोजेंगे कौन V1 है, लो दोनों खुश, पंचायती हो गया। ठीक है, इस प्रकार जो है हम लोग अगर इसी का निगेटिव करेंगे तो बाबू क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इसका यस नो इंट्रोगेटिव होगा तो सेल विल, क्या बोले हैं इंट्रोगेटिव के लिए, ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में, ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में, सेल या विल शुरू में, प्लस सब्जेक्ट। निगेटिव अगर रहेगा तो नोट देना, नहीं तो नहीं देना, इसीलिए ब्रैकेट में डाल देते हैं, प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगर इसी का WH इंट्रोगेटिव होगा, WH वर्ड वाला WH इंट्रोगेटिव होगा तो WH वर्ड जोड़ेंगे और क्या करेंगे, सेमी स्ट्रक्चर उतार देंगे, हो गया क्लियर। इस प्रकार हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी क्लियर कर लिया। अब कौन सी करना बचा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, केवल एक टेंस। इतना फास्टली टेंस खत्म होते देखे हो, तब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू देखे हो, किसके पास देखे हो? हाँ मेरे पास देखे हो। अच्छा चलो, आज ये देखे हो कि इससे पहले भी देखे हो? कुछ लोग इससे पहले भी देखे होंगे क्योंकि कुछ लोग पिछले बैच में पढ़े हो। ठीक है, मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सभी में होते हैं तो इसमें भी, सबसे बाहर थोड़े है, समाज से बाहर नहीं है, इसमें भी होंगे। फ्यूचर के लिए क्या चाहिए, सेल या विल चाहिए। कंटिन्यूअस के लिए बिफोर चाहिए। यहां तो झंझट बड़ा है, झगड़ा बड़ा है, पंचायती में टाइम लगेगा थोड़ा। सब्जेक्ट थोड़ा जगह खाली कर रहे थे। फ्यूचर के लिए सेल या विल, कंटिन्यूअस के लिए वर्ब का चौथा रूप, लेकिन मामला फंस रहा है। ई कहेगा V1 दो, ई कहेगा हमको तो V3 चाहिए।
ई कहे सब मामला फंस रहा, V3 कहेगा हमको पहले है जेड में से कुछ चाहिए, तीन तीन को झगड़ा फंस गया। तो इसके बाद लगा देंगे हैव है तो V1 हो गया इसको, हैव के बाद V3 चाहिए ना, तो V3 के लिए बीन लगा देंगे, और कंटिन्यूअस के लिए V4 सब खुश। देख रहे हो? हाँ, किसी से पंचायती नहीं होगा तो हम लोग पंचायती कर देंगे, ठीक है। और निगेटिव के लिए क्या चाहिए, इसी में इसके बाद नोट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद सेल या विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे देखो तीन तीन ऑक्सिलरी वर्ब आ गया है, तो कंफ्यूज नहीं रहना, याद रखना कि फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही हमेशा नोट लगता है। तीन तीन यह ऑक्सिलरी वर्ब है, यह ऑक्सिलरी वर्ब, यह तीन तीन को ऑक्सिलरी वर्ब है, तो याद रखना कि हमेशा प्रथम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नोट लगाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर यस नो वाला होगा तो सेल विल को शुरू में लेंगे, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट, नोट होगा तो देना, नहीं तो नहीं देना, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। और यही इंट्रोगेटिव अगर WH वर्ड वाला हो तो बस WH वर्ड जोड़ना, अब बाकी सेम उतारना, स्ट्रक्चर रेडी। अभी हम लोग 12 स्ट्रक्चर, 12 टेंस के 72 स्ट्रक्चर को कितना जल्दी किए, एकदम बहुत फास्ट हम लोग कंप्लीट किए, ठीक है। और कंप्लीट ही नहीं किए, बना बना के कंप्लीट किए, ये नहीं कि लिख लिए रट लिए धड़ाधड़, ठीक है। अब देखो ये मटेरियल लिखा हुआ 2 चैप्टर, क्योंकि इसमें एक चैप्टर है ये वाला जो बेसिक वाला पढ़ाए हैं डिटेल, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश, डोंट टॉक इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा टेंस, ये दोनों चैप्टर आपको अंकित टीचिंग पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर जाना है और वहां से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड कर लेना है, आई बात समझ में आराम से। अगर आप लिखाने लगे तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, ठीक है। यही चीज है, कंसेप्ट को समझे, लिखल तो मेरे नोट्स में भी है, मटेरियल्स में भी है, बहुत सारे बुक्स में भी है, आप कहीं से भी छाप सकते हैं। मेन चीज तो समझना, कलाकारी तरीका, टेक्निक्स को समझना है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह सबको समझ में आ गया, हम तो यही उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आराम से डाउट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी के साथ हम अभी के क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा।